Hello viewers. In the previous class, you have seen the introduction of narration, the all rules by which you can change the sentence from direct to indirect speech. I have also introduced what's the proper meaning of narration is. And you know very well that narration is equivalent to a statement. It is of two kinds, direct speech and indirect speech. In direct speech, there are two portions. The first one is known as reporting verb, and those part of sentence that is kept inside the inverted comma, that is known as reported speech. And by the help of PPT, by the help of three changes, change of tense, change of person, and change of time, we can change the direct sentence into indirect one. आपने यह भी सुना कि नरेशन एक आर्ट है, एक कला है जो हमें शुद्धता को सिखलाती है। यदि नरेशन का ज्ञान और नरेशन को चेंज करने का अनुभव व्यक्ति के पास हो जाता है तो उसे लंबे सेंटेंस, बड़े सेंटेंस को लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। लंबे सेंटेंस या बड़े सेंटेंस से तात्पर्य है वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट हो और एक से अधिक वर्ब हो। आप जानते हैं कि जो छोटे सेंटेंस होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। यदि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो तो वैसे सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं, और इसे आपने बखूबी टेंस का ज्ञान प्राप्त करते समय और मॉडल्स को सीखते समय आपने खूब सीखा। दूसरा छोटा सेंटेंस होता है जिसमें महत्वपूर्ण होता है एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब। इसे आप पैसिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, जिसे आपने वॉइस चेंज में सीखा है। लेकिन जब हम एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब को लिखना और बोलना चाहते हैं तो हमारे पास निश्चित रूप से नरेशन का ज्ञान होना चाहिए। नरेशन को करने के क्रम में मैंने डिटेल्स, पूरे रूल्स आपके सामने रख दिया था। हम कैसे चेंज करते हैं टेंस को, मैं हल्का सा रिवाइज कर दे रहा हूं। यदि टेंस को चेंज करना है तो आउट ऑफ 12 टेंसेस में से हम 6 को आराम से चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है तो उसे बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदल देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि पास्ट इंडेफिनिट होता है तो एक को छोड़कर यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस होने पर हम एक को छोड़कर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। और यदि पास्ट परफेक्ट हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आपको यह भी याद कराने की मैंने कोशिश करी कि यदि मॉडल्स विल, शैल, मे और कैन हो तो हम क्रमशः शुड, वुड, कुड और माइट में बदल देते हैं। अगर विल हैव हो, शैल हैव हो तो हम वुड हैव और शुड हैव कर देते हैं। लेकिन यदि वुड हैव हो या वुड हो तो उसे हम विल हैव और विल में चेंज नहीं करते, उसको वैसे ही रखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा कैटेगरी था पर्सन को बदलने का, चेंज ऑफ पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन of reported speech
will be changed according to the object of reporting verb, and there will not be any change of third person. You have seen already, this one is in a well-known formula that is known as son. Another change we have regarding the change of adverb of time. Yesterday यदि होता है तो हम द प्रीवियस डे में कर देते हैं, टुमारो होता है तो द नेक्स्ट डे में, टुडे होने पर टुनाइट में, दिस होने पर दैट, दीज होने पर दोज, नाउ एंड देन, नाउ और जस्ट होने पर देन इत्यादि बदल देते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरेशन हमें शुद्धता को सिखलाता है और हम लोगों ने नरेशन को प्रारंभ कर दिया है। आज मैं आपको स्पष्ट करूंगा और समाप्त करूंगा असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस के 4 टिप्स मैं पिछले क्लास में आपके साथ शेयर किया। पहला सेंटेंस में था कि हम टेंस को बदल दिए, पर्सन को बदल दिए और टाइम को ही बदल दिए। आपको याद आ रहा होगा। दूसरे सेंटेंस में मैंने जानबूझ करके रिपोर्टिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट को हटा दिया था और आपको सिखलाने की कोशिश की थी कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। तीसरे सेंटेंस में मैंने आपको सिखलाया था, रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने सिंगुलर पर्सन डाला था और रिपोर्टेड एसिड में प्लूरल, तो प्लूरल पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे। और चौथा और अंतिम टिप्स दिया था पिछले वीडियो में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रॉपर नाउन हो और रिपोर्टेड एसिड में प्रोनाउन हो, नेम हो, तो हम उसको कैसे बदलेंगे। आज उससे आगे, और आज की क्लास महत्वपूर्ण होगी, या यूं कहा जाए कि आज नरेशन का मैं बैकबोन देने जा रहा हूं। इसे याद करके आप मस्तिष्क में रखते हैं तो निसंदेह जीवन भर आपको लिखने और बोलने में परेशानी नहीं आएगी। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है, सिखलाने का काम थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से चलेंगे और ऐसा भी नहीं है कि टफ है, आसान है इसे समझना। आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को, क्योंकि इसे ही समझ लेने मात्र से आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। मैं यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को लिख रहा हूं, जैसे he said to me, he is saying to me, he has been saying to me, he has said to me। अगर गौर से देखा जाए तो मैं प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म को ले आया हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख दिया हूं और चौथा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा ही मैं एक और तैयार कर रहा हूं, इसको तैयार कर रहा हूं, गौर से समझने का प्रयास करेंगे। He will say to me, he will be saying to me, he will have said to me, he will have been saying to me। मैंने इस बार लिया है फ्यूचर के चारों फॉर्म को। he will say to me फ्यूचर इंडेफिनिट, he will be saying to me फ्यूचर कंटिन्यूअस,
he will have said to me future perfect and he will have been saying to me future perfect continuous। यानी फ्यूचर के चारों फॉर्म और प्रेजेंट के चारों फॉर्म को मैंने ले लिया है। एक और लिख रहा हूं, आज इसी को ही समझना है। He said to me, he was saying to me, he had said to me, और he had been saying to me। पूरा टेंस, आरो टेंस आपके सामने, और यहीं पर आज विशेषता है, यहीं पर गौर करना है। अगर इसको आपने समझ लिया और मस्तिष्क में रख लिया और इसके अनुसार अपने जीवन में लिखने और बोलने की कोशिश की, तो लंबे सेंटेंसेस को करने में आपसे गलती से नहीं हो। गौर करेंगे, मैंने सिर्फ रिपोर्टिंग को सामने लाया है, रिपोर्टिंग वर्ब को। ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग एक वर्ब को ही समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि पिछले अनेक क्लास में जहां पे लंबे लंबे सेंटेंस आते थे, वहां पर मैं एक बात आपसे शेयर करता था, यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर, तो दूसरा हिस्सा टेंस के अनुसार किसी टेंस में हो सकता है, और यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है तो दूसरा हिस्सा पास्ट ही होगा। आपको यह रूल याद होगा, क्योंकि पिछले कई क्लासेस में जब लंबे सेंटेंस आते थे जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब होता था, तो इस नियम को मैं लागू करता था। पुनः मैं बतला रहा हूं नियम को। जब लंबे सेंटेंस होंगे तो उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा वर्ब होगा, जाहिर सी बात है उसमें दो हिस्से बनेंगे, और दो हिस्से जहां भी सेंटेंस के अंदर होगा वहां एक रूल काम करता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। रूल क्या कहता है कि यदि पहला हिस्सा वाक्य का प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो दूसरा हिस्सा में जिस टेंस में होगा सेंटेंस उसी में लिख डालेंगे। लेकिन यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है तो दूसरा हिस्सा पास्ट ही होगा। दिस वन इज द rigid rule of English language, you can't break it out। आज उसी को हम लोग सीख रहे हैं और उसी का आज समय है। आज आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। गौर करेंगे, नरेशन को चेंज करने में आप जानते हैं कि नरेशन को चेंज करने में तीन चीजों की आवश्यकता होती है। हम किनका चेंज करते हैं, तो तीन तरह के चेंजेज आती है नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में। गौर कीजिएगा, मैंने जिसको घेरे में लिया है, यानी ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर मैंने घेरे में लिया, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम सब कुछ बदल देंगे। मैं लिखता भी जा रहा हूं, सब कुछ बदल देंगे। लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे। गौर कीजिएगा, सब कुछ से मेरा मतलब क्या है, टीपीटी यानी टेंस पर्सन टाइम। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का है, तो हम पर्सन को बदल देंगे, टाइम को बदल देंगे, लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे। इसलिए मैं लिखा हूं सब कुछ बदल देंगे लेकिन टेंस को नहीं बदलेंगे। कब? जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो। और खींचिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है तो हम सब कुछ बदल देंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नरेशन की पूरी दुनिया में जहां कहीं भी आपको
दो पार्ट सेंटेंस का मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में पहले पार्ट्स के मुताबिक हम निर्णय लेंगे। यदि पहला हिस्सा हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर है तो दूसरा हिस्सा में हम टेंस का कोई बदलाव नहीं करेंगे। और यदि कोई डायरेक्ट सेंटेंस आपके पास है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का है, तो हम सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। यानी पर्सन को बदल देंगे, टाइम को बदल देंगे, लेकिन टेंस को नहीं बदलेंगे। हाँ, एक बात और दिमाग में आ रही है, यदि कोई सेंटेंस बोले ही कुड सेड टू मी या ही कैन से टू मी, या कोई बोले ही मे से टू मी या ही माइट सेड टू मी, तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? प्रेजेंट में रखेंगे या पास्ट में रखेंगे या फ्यूचर में रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कहते हैं ही कुड सेड टू मी, ही कुड सेड टू मी, तो ये किस में रखेंगे? प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में? सोच कर जल्दी से बताएं। ही कुड सेड टू मी, यस, क्योंकि कुड कैन का पास्ट है, इसलिए पास्ट हो जाएगा, कहना पड़ेगा ही कुड सेड टू मी। अगर आप कहते हैं ही मे से टू मी, तो ये क्या है? ये फ्यूचर नहीं है और ना पास्ट है, ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट। आप चाहें तो मॉडल्स का भी साथ साथ ले लें ताकि समझने में और जानने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ही कुड से टू मी पास्ट हो जाएगा, ही कैन से टू मी प्रेजेंट हो जाएगा। तो मैं बतला रहा था आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट के चारों फ्यूचर के चारों में हो, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में सब कुछ बदल देंगे, लेकिन टेंस को नहीं बदलेंगे। ये आपको याद रखना होगा और ध्यान देना होगा उस वक्त जब आप किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं या आप बोल रहे हैं। यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो हम सब कुछ इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, लेकिन पर्सन और टाइम को बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। सब कुछ बदलेगा लेकिन टेंस को नहीं बदलेंगे। वहीं यदि रिपोर्टिंग वर्ब, गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट का है, आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है, पास्ट का यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या मॉडल्स का पास्ट फॉर्म वाली अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हम सब कुछ बदल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ बदल देंगे। सब कुछ बदल देंगे से मेरा तात्पर्य है हम टेंस को बदल देंगे, हम टाइम को बदल देंगे, हम पर्सन को बदल देंगे। सब कुछ बदल जाएगा। कब बदल जाएगा? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। और कीजिएगा, है तो बड़ी मामूली सी बात, मैं एक ही बात को बार बार दोहरा कर बोल रहा हूं, अनेकों बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी मस्तिष्क में इसको बिल्कुल सेट कर दूं। लेकिन जब आप करने के लिए बैठेंगे, लिखने या बोलने के लिए बैठेंगे या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बैठेंगे, तो ये रूल मस्तिष्क में बना रहना चाहिए जीवन भर के लिए। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर का हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो सब कुछ बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। ये बात वही हो गई यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो दूसरा हिस्सा जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। और वही यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है, तो दूसरा हिस्सा पास्ट ही हो जाएगा। यानी यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट टेंस में है, तो दूसरा हिस्सा को पास्ट ही करना है। ये अंग्रेजी की महत्वपूर्ण रूल्स है। अब चलिए इनको करके देखते हैं, और आज मैं आपको एहसास भी कराऊंगा कि आखिर नरेशन को सीखना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, थोड़ी देर में ही। अब ये 3 पॉइंट्स को आपने सीखा। पहला पॉइंट, यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट, तो हम सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। दूसरा, यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर, हम सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। और यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच का यानी दूसरे हिस्से का हम सब कुछ बदल देंगे, मतलब टेंस भी, पर्सन भी और टाइम भी। लेट अस सी।
बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखला रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल काफी होगा। जैसे he will say to me, I can support you in the time of need। गौर कीजिएगा, कोई भी सेंटेंस को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, या आप किसी से बात करना चाह रहे हैं लंबे सेंटेंस को, तो मस्तिष्क में इस बात को रखना जरूरी हो। सेंटेंस का पहला हिस्सा है रिपोर्टिंग हमारा क्या है, रिपोर्टिंग हमारा है फ्यूचर। तुरंत दिमाग में देखिए सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे, टेंस जैसे का तैसे रह जाएगा। अब आसान होगा लिखना, ही विल से टू मी, या टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, आई को चेंज करेंगे, लिख लें। अभी आपकी आदत अगर नहीं बनी है तो फिर से लिख लें, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही को भी लिख लें, ही हिज हिम, आई को बदलना है, आई के सामने कौन सा वर्ड आया, तो ही। क्या कैन का हम कुड कर दें? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा फ्यूचर है। दैट ही कैन सपोर्ट यू। अब यू को सेकंड पर्सन है, यू को चेंज करना है, यू, योर, यू, इसे लिख लिया। यू बदलेगा किससे? ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हमारा मी है, इसको भी सामने सामने कर दें, आई, माई, मी। हम आपके पास दो यू है, अब दो यू में पहचाने कि कौन सब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किया गया है या सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किया गया है? तो आप बोलेंगे सर सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किया गया है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। इस यू के सामने क्या पड़ा? तो मी पड़ा। बस उस मी को उठा करके आप लिख दें, मी इन द टाइम ऑफ नीड। आपका कंप्लीट हो गया। बस छोटी सी बात को मस्तिष्क में रखनी है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक प्रेजेंट से देखते हैं हम लोग। जैसे he says to me, I have solved your problem। He says to me, I have solved your problem। अब जब इसको करेंगे आप, तो सबसे पहले ध्यान देना है रिपोर्टिंग पर। रिपोर्टिंग आपका कैसा है? प्रेजेंट है। तो दिमाग को यह बात महसूस हो जाएगा कि प्रेजेंट है, तो हम सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। अब आंसर को आप लिखना प्रारंभ करें। He says to me, कनेक्टिव को हटाने के लिए दैट, आई को जब आप करेंगे तो आप लिख करके देख लें, एक आदत बननी चाहिए आपकी। आई, माई, मी, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही, हिज, हिम, आई के सामने पड़ा ही, इसलिए ही को लेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस को बदलेंगे नहीं। ध्यान रहे, टेंस पर पकड़ होना बहुत जरूरी है, मॉडल्स पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। वैसे छात्र जो आगे की क्लासेस को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बिना टेंस को, बिना मॉडल्स को, बिना एक्टिव पैसिव को पहचाने और दिमाग में हटाए हुए, वो यहां पर फंस जाएंगे। मैंने प्रारंभ से हर चैप्टर को वीडियो के माध्यम से कड़ी दर कड़ी चैप्टर्स को बनाई है। यानी पहला नीचे वाले को देख लेंगे तो दूसरा सीखना आसान होगा, दूसरा को सीख लेंगे तो तीसरा सीखना आसान होगा। एक प्रकार से चेन बना हुआ है ताकि किसी भी छात्र को समझने में दिक्कत ना हो। आप जरा कल्पना करके देखिए कि क्या मैं नरेशन को पहली वीडियो में यानी क्लास की शुरुआत जब किया था तभी मैं सिखा सकता था? सवाल उठता है, नहीं सिखा सकता था। क्यों नहीं सिखा सकता था? क्योंकि छात्रों के पास, सीखने वाले के पास टेंस का ज्ञान नहीं थी।
बिना टेंस, बिना मॉडल्स, बिना वॉइस को सीखे हुए इसे सीख पाना थोड़ा टफ होता है, और सिस्टम से चलना चाहिए व्यक्ति को। वीडियो जितने भी मैं बना रहा हूं आप सभी के लिए, वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक है, प्रारंभ से ही शुरू किया हूं। जिन छात्रों को जहां पे कमजोरी होती हो वो पीछे चले जाएं, और जब पीछे से देखना, समझना और सीखना प्रारंभ करेंगे तो आपका सीखना बिल्कुल इजी महसूस होगा, आपको आनंद आएगा सीखने में। चले हम लोग आगे। He says to me that, अब ये आपका टेंस आ गया, आई हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम। हैव से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस तो बदलेगा नहीं। और ही के अनुसार हैज होता है, हैव नहीं। तो ही हैज कैसे रह गया आपको पता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है। ही हैज सॉल्व्ड, अब योर आ गया है, यानी यू, योर, यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा मी के अनुसार, आई, माई, मी। अब यहां पर योर के सामने क्या पड़ा, योर के सामने पड़ा माई। ही हैज सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम। मैंने दो एग्जाम्पल दिखलाई, एक में रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर, दूसरे में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, और दोनों को चेंज करके आपके सामने रखा। उम्मीद है आपके मस्तिष्क में ये सारे कंसेप्ट जा रहे होंगे। तीसरा और अंतिम, इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे he said to me, I donated you more than 1,000 रुपीस। अब जरा देखिए, सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसा है, वो आपका पास्ट है, ये ध्यान रखना। रिपोर्टिंग पर तो नजर बिल्कुल बना के रखनी होगी यदि नरेशन को आप करना चाहते हैं। इसमें भूल भूल से भी नहीं होना चाहिए। अब साफ साफ दिख रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट है। जब पास्ट है तो सब कुछ बदल जाएगा, टेंस भी, पर्सन भी, टाइम भी, सब कुछ बदल देंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगी, ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी, आप जैसा जी चाहे कर सकते हैं। दैट आई को सब्जेक्ट से बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही कैसे आएगा आपको पता है, लिख करके देख लें। सामने जो शब्द का सामने वर्ड आएगा उसका इस्तेमाल करें। ही, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा, और पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता डोनेटेड। यू आपका सेकेंड पर्सन है, इसे लिख लीजिए चेंज करने के लिए। यू, योर, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, माई, मी। क्योंकि यहां पर यू जो है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के सामने पड़ा मी मोर देन 1,000 रुपीस। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। था तो कोई विशेष बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन यहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व के जितने भी वीडियोज में मैंने आपको सिखलाया, यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट या पास्ट, तो दूसरा हिस्सा किसी भी टेंस में हो सकता है, और यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है तो दूसरा हिस्सा पास्ट ही होगा। सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर तो दूसरा हिस्सा कोई भी टेंस में हो सकता है अर्थ के अनुसार, और यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है तो दूसरा हिस्सा पास्ट ही होगा। इस रूल को जीवन भर याद रखना। अब यहां से आगे चलते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि असर्टिव सेंटेंस को फाइनल टच दे दूं। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पहला टिप्स में लिया 4 सेंटेंसेस का चेंज। दूसरा टिप में मैंने दिया रिपोर्टिंग वर्ब को अलग अलग करके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीसरा और अंतिम एक छोटी सी बात कर रहा हूं, और कीजिएगा। एक शब्द है जिसे हम लोग जानते हैं ट्रुथ के नाम से। ट्रुथ,
इसे सत्य कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना आवश्यक होगा। सवाल ये उठता है कि सत्य किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न बड़ा अजीब सा है भाई। सत्य तो सत्य को कहते हैं, सत्य तो सत्य है, इसके प्रकार कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, सत्य के प्रकार नहीं हो सकते। सत्य तो सत्य होता है, इसे कौन हरा सकता, इसे कौन पीछे छोड़ सकता। और सत्य ही एक ऐसी चीज है, अगर आज की तारीख में, आज की डेट में अगर आप देखें, अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है, चाहे व्यक्ति किशोरावस्था में हो, 15 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो, अक्सर सुनने को मिलता है इन सारे उम्र के व्यक्तियों से कि बड़ी टेंशन है मेरे पास, बहुत टेंशन में हम जीते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि टेंशन का मूल कारण क्या है। टेंशन का मूल कारण है सत्य का पालन ना करना, बल्कि झूठ का पालन करना। यदि आप सत्य के साथ खड़े हैं, यदि आप सत्य का प्रयोग करते हैं, तो बिलीव मी, आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा। आपके पास तनाव नहीं रहेगी, आपके पास किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा, आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, आप दुखी नहीं दिखाई पड़ेंगे, हर लोग आपसे प्रेम करेगा, हर जगह आपको इज्जत मिलेगी, हर लोग आपको पसंद करेगा, सिर्फ एक चीज करने से, और वह है सत्य। वैसे भी मैं अपने छात्रों को अक्सर कहा करता हूं कि वैसा काम को कभी मत करो जिसको करने के बाद आपको छिपाना पड़े। मैं फिर से कहना चाहूंगा, वैसे काम को कभी मत करो जिसको करने के बाद आपको छिपाना पड़े, क्योंकि वो सारे काम जिसको कि आप करने के बाद छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गंदा और गलत ही होगा। बल्कि वैसे तमाम कार्यों को करो जिसको कहने में आपको कोई दिक्कत ना हो कि यस, दिस आई हैव डन इट, मैंने इसे किया है। आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में करो, लेकिन बोल्ड होकर के बोलो कि मैं ही इस काम को किया हूं। छिपाओ मत। जहां छिपाने की कोशिश करोगे वहां पर झूठ आएगा, वहां सत्य दूर हो जाएगी, और निसंदेह आपके जीवन में तनाव ही रहेगा, खुशियां तो काफी दूर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको शायद ये मेरी लाइन अच्छी लगी हो और आप अपने जीवन में इसका पालन करें। मैं करता हूं, और यही कारण है कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है, और जितने भी कार्यों को करता हूं बोल्ड होकर स्वीकार करता हूं, यस आई डिड इट, मैंने इसे किया है। गलती होती है, स्वीकार करता हूं, मानो हूं गलती हो सकता है, लेकिन स्वीकार करता हूं। प्रयास करें, आपको भी एक आनंद आएगा और जीवन जीने का एक मजा मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरी जीवन सार्थक हो रही है। सिर्फ सत्य का प्रयोग करें, और सत्य को प्रयोग करने में ऐसा भी नहीं है कि झूठ का प्रयोग करना आसान है और सत्य का प्रयोग करना टफ है। नहीं, झूठ का प्रयोग करना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा आसान है सत्य का प्रयोग करना। और सत्य होने में बुराई कैसा, आप करके देखें। आप अपने माता पिता के बीच, दोस्तों के बीच, सगे संबंधियों के बीच, शिक्षकों के बीच काफी लोकप्रिय हो जाएंगे यदि आप सत्य का प्रयोग करते हैं। एनीवे, मैं बात कर रहा था सत्य के प्रकार की। सत्य का कोई प्रकार नहीं होता, सत्य तो सत्य है। फिर भी सीखने के दृष्टिकोण से, सीखने के लिए इसे मैं कुछ प्रकार बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, सीखने के दृष्टिकोण से सॉरी, सीखने के दृष्टिकोण से इसे मैं बांट रहा हूं 3 भागों में। सबसे पहले को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब यह हो गया कि जो यहां भी सत्य है और दूसरे देशों में भी सत्य है।
जिसकी सत्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। वो सत्य है तो या इस लोक में भी है, उस लोक में भी सत्य है। तो ऐसे सत्य को हम यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से जानते हैं। एक सत्य और बन जाता है, उसे कहते हैं हैबिचुअल ट्रुथ। हैबिचुअल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ का अर्थ हो जाता है, हैबिट से बनाइए आदतन सत्य। सत्य नहीं है क्योंकि इसमें आदत जुड़ गया है, इसलिए सत्यता का बोध करा देता है। और तीसरे को कहते हैं हिस्टोरिकल ट्रुथ। हिस्टोरिकल ट्रुथ यानी ऐतिहासिक सत्य। ऐतिहासिक सत्य यानी वैसा सत्य जिसका संबंध इतिहास से हो। इस बात को ध्यान में रखना। अब यहां पर एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा आप सबसे। आप लोगों ने टेंस 12 पढ़ी है, 12 टेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन 12 टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे 12 में आप किसको मानते हैं? थोड़ी सी मैं आपसे गपशप करना चाह रहा हूं। आप 12 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस टेंस को मानते हैं? आपका मस्तिष्क कह रहा होगा कि सर 12 का 12 ही इंपॉर्टेंट है। सत्य है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल पास्ट कहते हैं। ये दो टेंस ऐसे हैं कि अगर व्यक्ति अपने आंसर को लिखने के क्रम में, बातचीत करने के क्रम में जितना कम से कम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेगा, उतना ही शानदार उसकी अंग्रेजी भाषा होगी। वह व्यक्ति जो अपने लिखने और बोलने में सहायक क्रियाओं का प्रयोग जितना कम से कम करेगा, उसकी अंग्रेजी उतना ही जानदार होगी। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसे टेंस हैं दो जिसमें कोई सहायक क्रिया नहीं होती। यही कारण है कि जितना भी आंसर व्यक्ति लिखे अपनी कॉपी पर परीक्षाओं में, कोशिश ये करे कि अगर वह हिस्ट्री का आंसर कर रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही सारे सेंटेंस हो। कोशिश ये रहे कि एक बार जिस शब्द का प्रयोग कर लिया गया, चाहे वो वर्ब हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, हम दोबारा उसका इस्तेमाल ना करें, यानी वर्ड्स का स्टॉक हो, तभी एक्सप्रेशन डेवलप करता है। एक ही शब्द का इस्तेमाल हम एक पेज में 50 जगह कर रहे हैं, एग्जामिनर को, देखने वाले को, सुनने वाले को बोरियत महसूस होती है और आपके अंक कट जाते हैं। आपका एक्सप्रेशन का स्तर वह नहीं होता जो होना चाहिए। पहली बात, अगर मेरा एक सवाल हो कि आप एक ऐसा टेंस का नाम बताओ जिसमें वर्तमान काल भी हो, भूतकाल भी हो और भविष्य काल भी हो, यानी तीनों काल हो, एक ऐसा टेंस का नाम बताइए। आप असमंजस में पड़ जाएंगे। चलिए मैं बता देता हूं। ऐसा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्तमान का भी, भूत का भी और भविष्य का भी बोध होता है। यही कारण है कि जितने न्यूज़पेपर के हेडलाइंस होते हैं, मैगजीन्स के हेडलाइंस होते हैं, ये आप स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर जितने भी सेंटेंस आप देखते हैं लिखा हुआ, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीनों टेंस का भाव देने की क्षमता होती है, और इसी के द्वारा हम आमतौर पर यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल ट्रुथ को दिखाने का भी काम करते हैं। क्योंकि एकमात्र टेंस, only one tense we have, that is present indefinite, by which we can denote, we can indicate all the three tenses, present, past and future respectively. Therefore present indefinite is a very powerful tense.
सवाल उठता है कैसे। अब हम लोग सीख रहे हैं ट्रुथ को। ट्रुथ कितने प्रकार का, तो हम लोग के पास तीन, सीखने के दृष्टिकोण से तीन, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ एंड हिस्टोरिकल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इस वाक्य को देखें, पृथ्वी जो है सूरज की चारों ओर घूमती है, अर्थ ये मिल रहा है पृथ्वी सूरज की चारों ओर घूमती है। क्या कल नहीं घूमती थी? उत्तर मिलेगा घूमती थी सर। क्या कल आने वाले कल में क्या नहीं घूमेगी? यस, आगे आने वाला कल में भी घूमेगी। तो यह एक ऐसा टेंस है जिसमें तीनों टेंस है, वर्तमान भी, भूत भी और भविष्य भी। आप देखें एक दूसरा सेंटेंस, हैबिचुअल ट्रूथ में दिखला रहा हूं, जैसे he takes 10 cigarettes daily। हाँ, याद रखने की चीज है कि हैबिचुअल ट्रूथ को दिखलाने के लिए कुछ शब्द मिल जाते हैं जिससे कि अंदाजा मिल जाता है कि उसमें हैबिट दिखलाया जा रहा है, जैसे डेली, एवरीडे, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, इस तरह के कुछ शब्द मिलेंगे। अब ही टेक्स 10 सिगरेट्स डेली, वह 10 सिगरेट प्रतिदिन पीता है। क्या कल नहीं पीता था? कल भी पीता था। क्या कल नहीं पिएगा? कल भी पिएगा, क्योंकि उसकी आदत है 10 सिगरेट डेली पीने की। जब तक उसकी मौत नहीं होगी तब तक वो पीता रहेगा। अगर आप देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड। प्रत्येक मां अपने बच्चे को प्रेम करती है। प्रत्येक मां अपने बच्चे को प्रेम करती है। क्या पहले नहीं करती थी? आगे जो माएं होंगी क्या वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेंगी? तो तीनों टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में समाहित है और इसके द्वारा हम यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाते हैं, हैबिचुअल ट्रूथ को दिखलाते हैं और साथ ही साथ हिस्टोरिकल ट्रूथ को भी दिखलाते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि हिस्टोरिकल ट्रूथ क्योंकि बीते हुए समय की सच्चाई को बतलाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि बीते हुए समय की अभिव्यक्ति देने के लिए जिस टेंस को ये पावर है वो है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा हम हिस्टोरिकल ट्रूथ को दिखा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, यहां पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। भारत को 1947 में आजादी प्राप्त हुई, आजादी की प्राप्ति हुई। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है? अगले सेंटेंस को देखें और मैं एक आध एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बाबर डिफीटेड लोधी इन द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। क्या यह हिस्टोरिकल ट्रुथ नहीं है? यस है। इस बात से, इस सारे एग्जाम्पल से आपको यह क्लियर हो चुका होगा कि ट्रुथ जो कि कहने में जिसके प्रकार में बनाया हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ और हिस्टोरिकल ट्रुथ, इनको क्रमशः हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के माध्यम से या पास्ट इंडिफिनिट के माध्यम से व्यक्त करते हैं। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके पास इसके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब नरेशन के ख्याल से एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अभी तक आपने जितना सीखा उसमें एक पॉइंट्स और जोड़ रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल ना करेंगे। कंफ्यूजन में देने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान ये रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ या हिस्टोरिकल ट्रुथ का कोई वाक्य हो
इस वाक्य को पहचानना होगा आपको जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच करें। और परीक्षाओं में एक आध सेंटेंस ऐसा छात्रों को धोखा देने के लिए दे ही दिया जाता है, लोग पूछ ही देते हैं। ध्यान ये रखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ या हिस्टोरिकल ट्रुथ का कोई सेंटेंस हो तो हम सब कुछ बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ या हिस्टोरिकल ट्रुथ रहे, जो कि अर्थ से आपको समझ में आ जाएगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। यानी रिपोर्टिंग वर्ब, मैं यहां पे संक्षेप में लिख दे रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, और यदि यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल ट्रुथ हो या आपका हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, इस स्थिति में टेंस नहीं बदलेगा। मैं सब कुछ लिखकर काट कर आपको समझाने की कोशिश किया है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, चाहे कोई भी रहे, और रिपोर्टेड स्पीच में चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल ट्रुथ हो या हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, सब कुछ बदलेंगे लेकिन टेंस को नहीं बदलेंगे। उम्मीद है आपके मस्तिष्क में आ चुका होगा। गौर कीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 4 सेंटेंस को चेंज करना। एक सिंपल सेंटेंस जिसमें टेंस, पर्सन और टाइम को मैंने चेंज किया था। दूसरा, सेकंड पर्सन अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट देंगे। तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है और रिपोर्टेड स्पीच में प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। और चौथा, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपका प्रॉपर नाउन है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है उसको हम कैसे चेंज करेंगे और कैसे ब्रैकेट में उस प्रॉपर नाउन को रखेंगे। ये 4 बातें पिछले क्लास में सीखा था आपने। आज क्या सीखा? दूसरी पॉइंट आपने सीखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो हम सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। अगला सीखा आपने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हम सब कुछ बदल देंगे। और अंतिम में बात शेयर कर रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो और रिपोर्टेड स्पीच में ट्रुथ हो, चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल ट्रुथ हो या आपका हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, तो हम सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। उम्मीद है आपके मस्तिष्क में कोई कंफ्यूजन मैंने देने की कोशिश नहीं की है। सब कुछ अलग अलग आप इस्तेमाल करेंगे, मस्तिष्क को इस तरह से सेट करेंगे कि हर सेंटेंस को पकड़कर उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रैक्टिस में मैं आपको दिखलाऊंगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लिया जाए। जैसे द टीचर said the earth is round। क्या हो जाएगा आंसर? लेट अस डू। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सीधा सीधा वैसे ही लिखेंगे। नंबर पर्सन आएगा तो चेंज करेंगे लेकिन टेंस को चेंज नहीं करेंगे। द अर्थ इज राउंड। तो हैबिचुअल का देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे ही सेड आई टेक 10 सिगरेट्स डेली। चेंज कीजिए क्योंकि आदत है इसमें, डेली से पता चल रहा है। ही सेड दैट
प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आई टेक 10 सिगरेट्स डेली, तो ही टेक्स हो जाएगा। आपको याद होगा यहाँ पर एस क्यों लग रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम एस और यस का प्रयोग करते ही है। ही टेक्स 10 सिगरेट्स डेली। एक हिस्टोरिकल का भी ले लेते हैं। द टीचर सेट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल ट्रुथ है, इसलिए हमें इसका आंसर जब लिखेंगे तो सिर्फ टेंस को छोड़कर बाकी को चेंज करेंगे, अगर चेंज करने लायक होगा तो। द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आई होप दिस विल बी क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। यहां तक की बातें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब छोटी सी बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं, 2-4 एग्जाम्पल के लिए गौर कीजिएगा। सवाल ये उठ रहा है कि इतना इतना नियमावली हम क्यों सिखला रहे हैं, क्या कारण है। अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा ये होगा तो आपको ये करना है, सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट होगा तो आपको ये करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ वगैरह वगैरह बहुत सारे। आमतौर पर छात्रों से जब ये पूछा जाता है कि क्या आपको पढ़ने में मन लगता है, छात्र अक्सर ये कहते हैं कि सर नहीं। ईमानदारी से बोलूं तो नहीं। आखिर छात्रों को अपनी किताब पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, जो कि इंग्लिश मीडियम में होता है, जिस मीडियम में वो है, या इंग्लिश मैगजीन को पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, या इंग्लिश पेपर को पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। सभी की भाषा तो एक ही है, अंग्रेजी ही। आखिर अंग्रेजी मीडियम की किताब, मैगजीन, पेपर को पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। सिर्फ एक कारण है इस क्यों का, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर छात्र किसी पेपर को पढ़ रहा हो, मैगजीन को पढ़ रहा हो और समझ रहा हो, जिन पैराग्राफ को, जिन पंक्तियों को, जिन कहानियों को, जिन विश्लेषणों को वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हो और समझ में आ रहा हो, तो निसंदेह बड़ा आनंद आता है। लेकिन छात्र समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उसमें मैक्सिमम सेंटेंस लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े होते हैं मतलब उनके पास 2 पार्ट्स होता है जो आप अभी सीख रहे हैं। वो नरेशन बेस्ड होते हैं, लंबे सेंटेंस होते हैं, और जब उसके अर्थ को समझने का कोशिश करते हैं तो उनका मस्तिष्क, क्योंकि ये नरेशन क्लियर नहीं होता, वो समझ नहीं पाते, टेंस में भटक से जाते हैं। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी भाषा में, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हम लोग के पास है, हा और गा का बड़ा महत्व है। जहां पर है का अर्थ मिल रहा है, वहां पर आपकी मस्तिष्क यदि था समझ लिया, और जहां पर था का अर्थ मिल रहा है वहां पर आपकी मस्तिष्क का है समझ लिया, तो आप जरा सोचे कितनी बड़ी नासमझी हो जाएगी, कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। जहां है समझना है वहां हम था समझ रहे हैं, जहां था समझना है वहां हम गा समझ रहे हैं, फ्यूचर समझ रहे हैं। कितनी बड़ी भूल होगी। और मैक्सिमम छात्रों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि उनके पास नरेशन का ज्ञान नहीं होता। जहां पर उन्हें है समझना है वहां पर वो था सीख रहे हैं, जहां पे था समझना है वहां पर वो गा को समझ रहे हैं। तो ये सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता और उनके मस्तिष्क को प्रभावित कर देता, और छात्र अंत में तंग आकर किताब से बिल्कुल कट सा जाता है। वो बढ़ना ही नहीं चाहता, किताब के पेज को पलटना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो नरेशन बेस्ड सेंटेंस जो लंबे प्रकृति के होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा वर्ब होती है, उसको पकड़ नहीं पाते। और मैं अभी उसी चीज को आपको क्लियर करने जा रहा हूं।
गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं 3-4 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। जैसे, और हिंदी में कर रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके चलूंगा आपके साथ। जैसे, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। गौर से समझिएगा, ये सेंटेंस जो पूरा है, उसने कहा कि मैं गांव जा रहा हूं, ये कैसा सेंटेंस है, छोटा या बड़ा? तो आपका उत्तर होगा सर बड़ा। चलिए, बढ़िया बात है, बड़ा सेंटेंस है, क्योंकि एक से अधिक सब्जेक्ट है, एक से अधिक वर्ब है। अब आप ये बताइए कि ये सेंटेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है। डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा होती है, जबकि इनडायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होती है। तो ये सेंटेंस कैसा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? आप बोलेंगे सर ये सेंटेंस तो इनडायरेक्ट है। अब इसको लिखने में कोई परेशानी? एक एक वर्ड को आप जानते हैं, सबका अंग्रेजी भी पता है, तो यस जानते हैं। आप जब इसे लिखेंगे, एक साधारण सा लड़का इसको गलती कर देगा, लेकिन यदि आपके पास ज्ञान है नरेशन का, तो आप इसे आराम से लिखेंगे। ही सेड दैट, पहचानेंगे टेंस के अनुसार और लिखेंगे नरेशन के अनुसार। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ही चीज मैं सिखाया था पैसिव के समय में, हिंदी वाले सेंटेंस को लिख करके आपको एग्जाम्पल दे रहा था, और वहां भी सिखाया था कि पहचानेंगे टेंस के अनुसार और लिखेंगे पैसिव के अनुसार। आज थोड़ी सी मेरी भाषा बदली है, पहचानेंगे टेंस के अनुसार और लिखेंगे नरेशन के अनुसार। पहचानेंगे टेंस के अनुसार और लिखेंगे नरेशन के अनुसार। पहचानेंगे टेंस के अनुसार, मैं गांव जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहचान में आ गया। और लिखेंगे नरेशन के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन मैं है, तो मैं बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां हो जाएगा ही। और लिखेंगे नरेशन के अनुसार, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, ही वाज गोइंग टू विलेज। अब ये सेंटेंस सही हुआ। अब आप हमसे सवाल ये पूछेंगे कि सर यहां पर मैं है और मैं का अंग्रेजी आप ही लिख रहे हैं, क्यों? इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आपको पता है। और यहां पर मैं का अंग्रेजी ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नियम है, और नियम के मुताबिक चलेंगे तो सेंटेंस की शुद्धता आपको साफ साफ दिखेगी। अब जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, आप हिंदी को थोड़ा सा हटा दीजिए। उसने कहा कि मैं गांव जा रहा हूं, हिंदी को किनारे कर दीजिए थोड़ा देर के लिए। आपने ये लाइन किताब में पढ़ी कहीं पर, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू विलेज, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू विलेज। आपने किताब में ये कहीं पर लाइन पढ़ी, आपने क्या समझा इसका अर्थ? उसने कहा कि वह गांव जा रहा था। और कीजिएगा, उसने कहा कि वह गांव जा रहा था, आपने ये समझा, और यहीं पर बड़ी भूल है। आपको यह समझना चाहिए कि उसने कहा कि मैं गांव जा रहा हूं। शायद आपको पहली बार इस तरह से मैं हिंदी अंग्रेजी को अलग अलग करके स्पष्ट करने का कोशिश कर रहा हूं, तकलीफ तो होगी, लेकिन आप अपनी आदत को अगर मेरे मुताबिक चेंज कर लेते हैं तो बिलीव मी आपको आनंद आएगा। और यही तो मैजिक है अंग्रेजी भाषा का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा कि मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराया है। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस है। अब जरा सा सोच करके बोलें कि क्या हो जाएगा। सेंटेंस कैसा, स्वभाव कैसा सेंटेंस का? तो सेंटेंस का स्वभाव आपका बिल्कुल इनडायरेक्ट, टेंस के अनुसार पहचानेंगे और ट्रीटमेंट देंगे नरेशन के अनुसार, जो आपने अभी तक सीखा है। सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट, देखिए पास्ट, दूसरा हिस्सा पास्ट। अगर यहां पर इज कोई कर देता है तो सेंटेंस वैसे ही गलत हो जाएगा। कॉमन एरर्स में, बहुत सारी कंपैरेटिव एग्जाम्स में कॉमन एरर्स में इस तरह की चीजें पूछी जाती है। मैं अभी सिर्फ बेस बना रहा हूं, कॉमन एरर्स भी आएगा। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई है, इट मीन्स he said that
मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं पहचानेंगे फंस जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, मैंने है तो क्या करना पड़ेगा, ही। पास्ट परफेक्ट यानी हैड, ही हैड नॉट स्टोलन, तुम्हारी, योर, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, उधार लेने का काम करेंगे थर्ड पर्सन से। ही हैड नॉट स्टोलन हिज बुक। आप हिंदी को थोड़ा देर के लिए किनारे कर दीजिए, अंग्रेजी वाली लाइन को आपने किताब में कहीं पढ़ा। ही सेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन हिज बुक। उसने कहा कि मैंने या उसने उसकी किताब नहीं चुराई थी। आपका मस्तिष्क थी में चला गया, जबकि अर्थ क्या मिल रहा है, चुराया है। और जब ऐसा करके ऐसा मस्तिष्क को आप सेट करते हैं और इसी मुताबिक ज्ञान को रखकर किताब को पढ़ते हैं तो आपका समझना आनंद से भर जाएगा और फिर आपको पढ़ने में बड़ी मजा आएगा। ये दोनों सेंटेंस में मैंने पास्ट का प्रयोग किया है। आप चाहें तो प्रेजेंट का करें। प्रेजेंट का नियम भी जानते हैं, वह कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ध्यान दीजिएगा, वह कहता है। अब ये मैं कहने का एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप दूसरे भी वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, प्रेजेंट है। आपको पता है कि जब सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर तो दूसरा हिस्सा जिस टेंस में रहेगा उसी में लिखते हैं। और सेंटेंस का पहला हिस्सा यदि पास्ट, दूसरा हिस्सा को हम पास्ट कर देते हैं। वह कहता है, इट मीन्स ही सेज दैट, मैं, पर्सन तो चेंज हो जाएगा, इसको लाइए, ही, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, जिस टेंस में उसी में रहेगा, ही विल हेल्प हिम। मैंने यहां पर कोई चेंजेस नहीं लाए, टेंस वही रहा जिस टेंस में बात को कही गई है। तो सेंटेंस का पहला हिस्सा यदि प्रेजेंट या फ्यूचर तो दूसरा हिस्सा उसी टेंस में रहेगा जिस टेंस में है। लेकिन यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है तो दूसरा हिस्सा पास्ट ही होगा। और जो मैंने आपसे ये हिंदी में एग्जाम्पल करके दिखलाया है, इसके मुताबिक आप मन में आप जितना अपने आप से सवाल पूछेंगे और उसका आंसर को करेंगे, आपको बहुत जल्दी फायदा मिल जाएगा। उसने कहा कि मैं ईमानदार हूं। उसने कहा कि मैं ईमानदार हूं। He said that he was honest. He said that he was honest. मेरे दोस्त ने कहा मैं कल पटना जाऊंगा। मेरे दोस्त ने कहा मैं कल पटना जाऊंगा। My friend said that he would go to Patna tomorrow, the next day. उसने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। He said that he would help me या help him. आप इस तरह से अपनी आदत को डेवलप करें और बिलीव मी, जब ये आदत इसी पैटर्न से चलने लगेगी तो समझना भी आसान हो जाएगा, लिखना भी और बोलना भी। और इस तरह से मैं आज असर्टिव सेंटेंस को यहां पर समाप्त कर रहा हूं इन सारी डिटेलिंग्स के साथ। अगले क्लास में हम अगली कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ऑल ऑफ यू।